अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्विचिफायर चैनल। रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें और फिर आ जाते हैं पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट्स अ स्टेशनरी कार ही मे फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल एंड ड्राइवर इन द कार मे गेट नेक इंजरी एक्सप्लेन। कि जब एक मोटरसाइकिल सवार एक स्टेशनरी या रुकी हुई कार को हिट करता है तो वो गाड़ी के ऊपर से फ्लाई ऑफ हो जाता है, आगे गिर जाता है, और जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है उसको नेक इंजरी हो सकती है। ऐसा कैसे है, एक्सप्लेन करें। तो आंसर ये है, द मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाई ऑफ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। His body was in motion before accident and it keeps its state of motion and fly off। कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो ज़ाहिर एक्सीडेंट से पहले मोशन में था, और जब उसकी बाइक गाड़ी के साथ लग के रुक जाती है तो उसकी अपर बॉडी यानी बंदे की बॉडी जो थी, मोटरसाइकिल की सवार की जो बॉडी थी वो मोशन में थी, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते हुए गाड़ी के ऊपर से फ्लाई ऑफ हो जाती है और इस वजह से वो आगे गिर जाता है। एंड द ड्राइवर इन द कार में गेट नेक इंजरी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और जो ड्राइवर गाड़ी के अंदर है वो भी नशे की वजह से नेक इंजरी से हो सकती है, बिकॉज हिज because of inertia, because his upper body or neck keeps its state of rest when lower body moves with the car and he feels backward jerk at his neck। कि जब ज़ाहिर उसको बाइक लगता है तो कुछ थोड़ी सी गाड़ी मूव करती है आगे, और उसकी लोअर बॉडी चूँकि गाड़ी के साथ अटैच होती है वो भी गाड़ी के साथ ही मूव कर जाती है, जबकि इसकी अपर बॉडी यानी कि नेक वो फ्री थी और वो अपने रेस्ट की हालत को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, और उसको एक बैकवर्ड जर्क फील होता है जिसकी वजह से उसको नेक इंजरी हो सकती है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह दोनों इन बाइकर भी और ड्राइवर भी नशे की वजह से फील कर सकते हैं। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ऑटम व्हेन यू शेक अ ब्रांच द लीव्स गेट डिटैच्ड, व्हाई डज दिस हैपन। कि ऑटम में मीन्स के ख़ज़ां के मौसम में जब आप दरख्त को शेक करते हैं, उसकी ब्रांचेस को शेक करते हैं तो उससे पत्ते सारे नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर ये है, it is because of inertia। On shaking the branch moves to either direction, but leaves try to keep their state of rest because of inertia and get detached। ये इस वजह से होता है कि जैसे ही अगर आप लीव्स की बात करते हैं, ब्रांच की बात करते हैं, बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट। लेकिन जब आप ब्रांच को आप पकड़ के शेक करते हैं, हिलाते हैं आइदर लेफ्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन में, अप एंड डाउन, तो क्या होता है कि ब्रांच को तो आप मूव करा देते हैं, लेकिन लीव्स जो होते हैं वो अपनी रेस्ट के स्टेट को ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इनर्शिया की वजह से। इस वजह से वो ब्रांचेस से डिटैच्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व, व्हाई। कि जब एक कार टर्न लेती है तो उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, जो बंदे बैठे हैं, वो एक आउटवर्ड फोर्स फील करते हैं एक्टिंग ऑन देम, जो कि उनको कर्व से बाहर की तरफ खींचती है। ऐसा क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आपको बताया गया था पहले भी, रिपीट किया जा रहा है कि जब भी एक फोर्स बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और ऐसी फोर्स जो सर्कल से अवे मूव कराने की कोशिश करती है दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो सोर्स होता है वो मैस होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड एक फील करता है फोर्स, और वो फील जो प्रोवाइडेड होती है वो इनर्शिया की वजह से प्रोवाइड की जाती है, या इनर्शिया प्रोवाइड करता है उसे, और इनर्शिया फिर अल्टीमेटली डिपेंड करता है मैस के ऊपर। But the body of the passenger tries to keep its state of straight line motion and feels an outward force when the bus takes a turn। जो इनर्शिया में क्या है कि एक बॉडी जो थी वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी बॉडी टर्न लेने से पहले। तो इनर्शिया के अकॉर्डिंग क्या है कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगी। जब कार या बस, कोई भी, यहाँ पे कार की बात हो रही है, जब कार एक सडन टर्न लेती है तो उसकी बॉडी चूँकि स्ट्रेट लाइन में थी तो द बॉडी विल ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट लाइन मोशन, बट चूँकि कार आगे से मुड़ जाती तो वो एक आउटवर्ड फोर्स फील करता है, अगेन इनर्शिया की वजह से। या इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आउटवर्ड फोर्स होती है जो सर्कल से अवे मूव कराने की कोशिश करती है उसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे होते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई इट इज़ नॉट सेफ टू अप्लाई on the ब्रेक्स front wheel of a ओनली ऑन bicycle. द फ्रंट व्हील तो ऑफ अ बाइसिकल के बाइसिकल। फ्रंट व्हील के ऊपर इसका सिर्फ ब्रेक आंसर ये अप्लाई है, नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि क्यों? जो बाइक आंसर ये होती है है इट वो इज़ नॉट सेफ क्या बिकॉज कहते हैं इसको, when the brakes are applied on front wheel, the bicycle may topple over due to inertia. It is advised to apply brakes front and back all at once. इसमें जो आपसे कहा जा रहा है कि बाइसिकल की फ्रंट व्हील्स की जो ब्रेक्स हैं सिर्फ वही अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो फ्रंट व्हील तो उसका स्टॉप हो जाएगा। बाइसिकल ओवरऑल अगर आपकी बॉडी मोशन में थी तो वो टॉपल ओवर हो सकती है। तो ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि सेफ वे ये है कि आप फ्रंट और रियर व्हील ब्रेक्स जो हैं, फ्रंट और बैक वाले टायर की जो भी ब्रेक्स हैं उनको आप ऑल एट वंस प्रेस करें, एक साथ प्रेस करें, ताकि आपकी साइकिल जो है वो एट मतलब ऑल ऑफ सडन उसको फ्रंट व्हील रेस्ट में ना हो, बल्कि वो ले स्मूथली रेस्ट में आए, जिससे वो भी सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट लॉ को आप डिड्यूस करें या प्रूव करें, उसको वेरीफाई करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लाजमी देखिएगा आप। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, साथ ही हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टेट कर रहे हैं ताकि हम दोनों को रिलेट कर सकें। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कीप्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। सो अगर एक बॉडी रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ से किसी तरीके से ये प्रूव कर सकें कि नेट फोर्स जब ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, ताकि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिड्यूस कर सकें या वेरीफाई कर सकें। सो हम ये कह रहे हैं कि इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, सो इफ़ नेट फोर्स इज ज़ीरो, न्यूटन सेकंड लॉ बिकम्स ज़ीरो इज इक्वल टू एम ए, or 0 is equal to ma. When m will be divided by 0, it will become a is equal to 0 by m, और 0 by m is equal to 0। सो एक्सेलरेशन आपके पास 0 आ जाता है। और यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जब नेट फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और इसको हमने प्रूव कर दिया है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दीज फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, डू दे बैलेंस ईच अदर, कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर। क्वेश्चन ये है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, मीन जब भी एक्शन होगा वहाँ पर रिएक्शन होगा। क्या एक बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करते हैं, या इसकी वजह से बॉडी मूव कर सकती है? तो आंसर ये है कि एक्शन रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि यस, बॉडीज कैन मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, वी मस्ट से एक्शन रिएक्शन पेयर इज नेसेसरी फॉर बॉडीज टू मूव। कि यहाँ में हम ये कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन चूँकि दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई की जाती हैं होते हैं, आप एक्शन करते हो तो रिएक्शन आपके ऊपर किया जाता है, तो ये किसी भी सूरत में फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस तब होती है जब एक ही बॉडीज़ के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और सेकंड पार्ट जो था कि क्या इसकी वजह से बॉडीज़ मूव करती हैं, तो इनफैक्ट एक्शन रिएक्शन पेयर ही की वजह से बॉडीज़ मूव करती हैं। लेट्स से आपको वॉक करने का कहा है, तो जैसे आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश देते हो और ग्राउंड आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश देता है, तभी तो आप मूव करते हो। तो एक्शन रिएक्शन पेयर इज नेसेसरी फॉर मोशन। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है और बड़े मज़े का क्वेश्चन है ये कि अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ हिज एरिया, ही इज अलोन, ही थ्रोज हिज बैग टू मूव आउट ऑफ हिज स्लिपरी एरिया, हाउ कैन दिस एक्ट हेल्प हिम। एक बंदा किसी ऑयली फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ से वो स्लिप हो रहा है और वहाँ से मूव होना चाहता है। जब मूव होना चाहता है वो क्या करता है, उसके पास जो बैग है उसकी डायरेक्शन में फेंक देता है, और ये वाला एक्ट उसको हेल्प करता है उस ऑयली एरिया से बाहर निकलने के लिए। तो कैसे? आंसर ये है, अ मैन स्लिप्स ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज ऑफ हैविंग नो फ्रिक्शन, सो ही कैन नॉट मूव। In order to get out of this area, he throws the bag away forcefully to get equal but opposite force, reaction force, which helps him get out of that slippery area। तो बेसिकली जब वो बैग को थ्रो करता है तो वो उसके ऊपर एक्शन लगाता है, और एक्शन की वजह से उसके ऊपर एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है, उसको एक बैकवर्ड पुश मिलती है, जिसकी वजह से स्लिपरी एरिया से उसको बाहर की तरफ पुश किया जाता है, या वो बाहर की तरफ पुश होता है और उसके लिए इजी हो जाता है स्लिपरी एरिया से बाहर मूव करना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ रॉकेट। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से आप रॉकेट के मोशन को एक्सप्लेन करें।
सो हम यूँ लिखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड मोशन ऑफ रॉकेट. When the gases are released from the tail of rocket with very high speed, it exerts an action on the ground. In return, it gets an upward lift because of reaction force. जब रॉकेट से गैसेस रिलीज होती हैं तो वो एक एक्शन एक्ट करते हैं ग्राउंड के ऊपर और इन रिटर्न गैसेस या ग्राउंड उस रॉकेट को अपवर्ड पुश देता है जिसकी वजह से वो रॉकेट टेक ऑफ करता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोशन ऑफ रॉकेट. अब जब रॉकेट मूव करना स्टार्ट कर देता है उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. When the rocket takes off, its speed goes on increasing because its mass in terms of fuel is decreased, but the momentum remains constant. So P is equal to M multiply V. It remains constant. Okay जी, next question है कि why the batsman gloves padded with foam? Batsman के gloves के ऊपर foam क्यों लगाया जाता है? उसको क्यों पैड किया जाता है foam से? तो आंसर ये है कि बैट्समैन ग्लव्स आर पैडेड विद फॉर्म टू इंक्रीज द इम्पल्स टाइम एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी. कि इसलिए फॉर्म लगाया जाता है ताकि जो इम्पैक्ट टाइम है, इम्पल्स टाइम है, जितनी देर में बॉल आपके हाथ तक पहुंचती उस टाइम को इंक्रीज किया जा सके. क्योंकि हम देखेंगे नेक्स्ट लाइक इसी में ही मैथमेटिकली देखेंगे कि टाइम और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना टाइम को आप इंक्रीज करेंगे उतना ही इम्पैक्ट या उसका फोर्स जो वो कम अप्लाई होगी आपके हाथों के ऊपर. सो एज F is equal to mvf minus mvi divided by t. mvf means final momentum or mvi initial momentum. So pf minus pi divided by t, or you could write it as delta p over t, यानी कि change in momentum. तो F और change in momentum अगर आप relate करते हैं तो आप देखते हैं कि force is inversely proportional to time. जब inversely तो it means कि if the impact time is short, the force is large. सो इम्पैक्ट टाइम इज इंक्रीज टू रिड्यूस द फोर्स. इम्पैक्ट टाइम हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें से हमारे पास जो फोर्स है वो कम होती है और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. अच्छा जी, जो 10th क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग. वाई? कि जब आइस के ऊपर चल रहे हैं तो आपको स्लो स्टेप्स से मूव करना चाहिए ताकि आप स्लिपिंग को अवॉइड कर सकें. क्यों? और आंसर है कि एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एंड और यू कैन से वेट. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो वेट के या नॉर्मल फोर्स, क्योंकि वेट और नॉर्मल फोर्स इक्वल बट अपोजिट होते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो नॉर्मल फोर्स के यानी कि रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी. सो because normal force depends on weight, so when we take small steps we get more reaction force or normal force from the ground, and hence friction between the ground and our foot is increased and the chances of slipping are decreased. मतलब ये कि जब आप स्लो स्टेप्स लाइक शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं, लाइक आपके स्टेप्स के बीच में जो गैप है वो कम होता है, स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, तो क्या होता है कि उससे आपका वेट जो होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, आपके फुट के ऊपर में आपका मैक्सिमम वेट जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स ग्राउंड की वो बढ़ जाती है और उसके फोर्स के बढ़ने से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाती है और आपके स्लिप होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिपरी व्हेन वेट. इट इज़ प्रिकॉशन डिस्प्लेड ऑन मोटरवेज. व्हाई इज़ इट डेंजरस टू ड्राइव ऑन वेट रोड्स. कह रहे हैं कि मोटरवे की तरफ से मोटरवे के ऊपर एक प्रिकॉशन लगाई जाती है रोड के बारे में कि स्लिपरी व्हेन वेट, कि जब वेट है, गीली है तो स्लिपरी है, इस वजह से एहतियात से ड्राइव करें. ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर यह है कि व्हेन द रोड इज़ वेट द पिट्स एंड बम्प्स ऑफ रोड एंड टायर्स आर फिल्ड विद वाटर, सो द टू सर्फेसेस बिकम नियरली स्मूथ and the chances of skidding are more, so it is dangerous to drive on wet roads. मतलब ये है कि जब आपके पास लाइक रोड जो वेट हो जाते हैं तो टायर्स और रोड के जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, पिट्स एंड बम्प्स मीन उतार चढ़ाव, खड्डे आप कह सकते हैं, जो रोड के और टायरों के बीच में लाइक जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके पिट्स एंड बम्प्स होते हैं वो वाटर से फिल हो जाते हैं. तो जब वाटर से फिल हो जाते हैं तो लाइक वो स्मूथ सर्फेसेस बन जाती हैं और स्मूथ सर्फेसेस बन जाती है तो फ्रिक्शन रिड्यूस होती है. फ्रिक्शन रिड्यूस होने से स्लिपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए आपको चाहिए कि आप एहतियात से ड्राइव करें मोटरवे के ऊपर. और जी क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाई टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर रैप्ड विद चेन्स ड्यूरिंग स्नो इन मरी हिल एरियाज. कि मरी हिल एरियाज में जब बर्फबारी होती है तो गाड़ियों के टायर्स के साथ चैन को क्यों बांध दिया जाता है, उसके टायर्स के अराउंड चैन्स को क्यों बांध दिया जाता है? तो इसका आंसर ये है, when the vehicles move on ice, the pits and bumps of roads and tires are filled with ice and the two surfaces become smooth and the friction is decreased. कह रहे हैं कि जब बर्फ़बारी होती है, गाड़ियाँ मूव करती हैं तो टायर्स के और रोड्स के जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं
उतार चढ़ाव होते हैं वो स्नो से कवर हो जाते हैं, स्नो से फिल हो जाते हैं, तो वो सरफेस स्मूथ बन जाती हैं। और जब स्मूथ बन जाती हैं तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाती है। टू प्रोवाइड द टायर्स मोर फ्रिक्शन, the chains are wrapped around the tires so the vehicles may not slip on the ice. To provide the tires more friction, टायर्स को ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए चेन्स को उसके अराउंड वाउंड किया जाता है, रैप किया जाता है, ताकि जो स्मूथ सर्फेसेज हैं अब वो स्मूथ ना रहें चेन्स की वजह से, और ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड की जा सके और स्लिपिंग के स्किडिंग के चांसेस को अवॉइड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार मूविंग एट अ राउंड अबाउट इज 200 न्यूटन। If velocity of the car is doubled, then what will be centripetal force acting on the car? राउंड अबाउट में एक गाड़ी टर्न ले रही है, राउंड अबाउट पे वो मूव कर रही है और उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 200 न्यूटन है। अगर आप उसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर ये है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये इसका फार्मूला है और इसकी वैल्यू गिवन है 200 न्यूटन। व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड द न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एफ सी प्राइम। हम इसको चेंज करने के लिए पहले सेंट्रीपिटल फोर्स से डिफरेंट करने के लिए एफ सी के ऊपर छोटा सा प्राइम लगा दिए। सो एफ सी प्राइम या न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वी की जगह पे हमने 2 वी लिख दिया क्योंकि वेलोसिटी डबल हो गई है, इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और वी स्क्वायर साथ आ जाएगा, तो 4 एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 4 को हम बाहर ले लेंगे तो बाकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है एम वी स्क्वायर बाई आर वो तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सो इसकी जगह आपने लिख दिया एफ सी। सो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द प्रीवियस सेंट्रीपिटल फोर्स, सो एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 4 एफ सी। तो जो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को तो आपके पास आ जाएगा 800 न्यूटन। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है कि योर कार इज स्टक इन मड ट्रैक, 2 men sit on the bonnet of your car. This helps you to take your car out of mud. How sitting of men on car's bonnet did help you? कह रहे कि अगर आपकी जो कार है वो मड में स्टक हो जाती है तो आप बोनेट के ऊपर 2 बंदों को बिठाते हैं, दोनों व्हील्स के ऊपर, बोनेट के ऊपर लेकिन व्हील्स के ऊपर डायरेक्शन में, तो आपको वो हेल्प करता है मड से कार को बाहर निकालने में। हाउ? तो आंसर ये है व्हेन द कार स्टक्स इन द मड ट्रैक friction between tires and road becomes zero, so to increase friction we need to increase the pressing force as FC directly proportional to N। कि आप प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज़ करते हो फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि जो प्रेसिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगी, और प्रेसिंग फोर्स डिपेंड करती है वेट के ऊपर, जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी, और जितनी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। So when men sit on the bonnet, the pressing force is increased due to increase in weight, which will help you to take the car out of mud track. I hope this will help you out to understand the conceptual question. Stay tuned with this channel, subscribe the channel and share the videos to help other students. Thank you very much.